कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्री बोर्ड परीक्षा का यहाँ पर आप लोगों के लिए पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। यहाँ से आपके सभी क्वेश्चन बनेंगे। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चन लास्ट तक देखकर जाना है। चलिए, तो मैं यहाँ पर पूरे क्वेश्चन पेपर का आपको हल करवा देता हूँ। A to Z क्वेश्चनों का हम हल देखेंगे यहाँ पर। जो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखिए, निर्देश को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से तो 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिनके लिए 30 अंक निर्धारित किए जाते हैं। 6 से 17 तक 2 नंबर के प्रश्न रहेंगे, दो नंबर के 30 शब्दों में उत्तर देना है। 18 से 20 तक 3 अंक के प्रश्न रहेंगे, 75 शब्दों में उत्तर देना है। और 21 से 23 तक 4 अंक के प्रश्न रहेंगे, इनकी शब्द सीमा 120 रहेगी। उसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करके लिखना है। तो आइए यहाँ पर हम इसका हल कर लेते हैं। प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है सन 1943 से, सन 1911 से, सन 1963 से, सन 1936 से। तो प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है, वो माना जाता है 1943 से। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे ब्रजवासी, उद्धव, गोपियां, अक्रूर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उद्धव। स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया, वसुधा, जनवाणी का, कादम्बनी का, सरस्वती का। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, माफ कीजिएगा, एक क्वेश्चन हमारा ऊपर छूट रहा है, उसको देखते हैं पहले, उसके बाद हम नीचे देखेंगे। तीसरा वाला क्वेश्चन है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगात, रस निष्पत्ति, ये परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ की, मम्मट की, पंडित जगन्नाथ की, भरत मुनि की। तो इसमें आपका आंसर भरत मुनि हो जाएगा। और यहाँ पर आपका ये आंसर मैंने बता ही दिया था। स्वयं प्रकाश की पत्रिका का नाम वसुधा। जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं पूर्वापद, पूर्व पद, उत्तर पद, मध्य पद। तो यहाँ पर कह रहा है पहले के पद को कहते हैं पूर्व पद और बाद के पद को कहते हैं उत्तर पद। तो यहाँ पर पहले के पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। माता का अंचल पाठ में अभिव्यक्ति हुई है ग्रामीण जीवन की, बाल मनोभावों की, माटी कला के विकास की, शैक्षिक अनुसंधान की। तो ग्रामीण जीवन की, ग्रामीण जीवन की अभिव्यक्ति हुई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन करके लिखिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के से लिया गया है। तो ये लिया गया है बालकांड से। 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम 4 चरणों में समान मात्रा वाले, मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। तो उसे हम बोलते हैं सममात्रिक छंद। बाहों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो उसे कहते हैं हम बाहों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले कारक को कहते हैं विभाव। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिका में की आयु में छपने लगी थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी की जो रचनाएं हैं पत्र पत्रिकाओं में की छपने लगी थी 15 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो होते हैं 8। अगला क्वेश्चन है, गंतोक से किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। 149 किलोमीटर की दूरी पर क्या था? युमथांग था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, उसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वो रहेगा बच्चों, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। नागार्जुन, तो नागार्जुन जो है इसको आप मिलाएंगे आधुनिक कबीर के नाम से जानते हैं हम। मेघ आए बन ठन के में अलंकार है।
तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। कहानी के तत्व होते हैं 6। एतिहात, एतिहात मतलब यहाँ पर हो जाएगा सावधानी। गले का हार, बहुत प्रिय। प्रेयर व्हील, एक धर्मचक्र। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। यहाँ पर किसी भी प्रकार आपको गलती नहीं करना है, सभी प्रश्नों के सही उत्तर आपको लगाना है। अगले क्वेश्चन हम देखेंगे। एक वाक्य में उत्तर देना है। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो बादलों की तुलना काले, घुंघराले, राले बालक से। काले घुंघराले बालों वाले बालक से। गणों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर होगा इसमें 8। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? तो इसका आंसर होगा भटियार खाना। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। मूर्खों में अल्पज्ञ के महत्व के लिए कौन सी लोकोक्ति है? तो मूर्खों में अल्पज्ञ के लिए लोकोक्ति है अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा। माता कंचल कहानी के अनुसार मां ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया? हल्दी। इस प्रकार आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में हम सत्याफत्ती भी देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद पूरा पेपर देखेंगे। फंगतकार की आवाज़ में हिचक साफ सुनाई देती है, तो इसका आंसर आपका सत्य होगा। जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है, तो इसमें असत्य होगा। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज नहीं करता, तो इसका आंसर आपका सत्य होगा। न्याय के अनुसार न्याय करना न्यायशीलता है, तो ये सत्य हो जाएगा। भोलानाथ का अधिकतर समय अपनी मैया के सानिध्य में गुजरता था, असत्य, क्योंकि भोलानाथ अधिकतर अपने बाबूजी के साथ रहते थे। प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखन में अधिक मदद करती है, सत्य। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन जो रहेंगे, रीतिकालीन काव्य की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए। प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए। सूरदास जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, कला पक्ष। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर लक्ष्मण के स्वभाव की 2 विशेषताएं। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही थी? बच्चे के दंतोहित मुस्कान का कवि नागार्जुन के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? महाकाव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। या फिर आप देख सकते हैं विभाव एवं अनुभाव में 2 अंतर। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे तो क्वेश्चन है आपका, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, गद्य की प्रमुख एवं गौण विधाओं के नाम लिखना है। रेखाचित एवं संस्मरण में 2 अंतर। राम वृक्ष बेनीपुरी बदंत आनंद कौशल्यायन का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर। 2 रचनाएं भाषाशील। मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर भगत के गायन की विशेषता लिखिए। सुशील वाद्यों से क्या अभिप्राय है? किस वाद्य को सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है? वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आप देख सकते हैं।
जो बात लोगों से सुनी गई हो, लोकोक्ति, कम खर्च करने वाला, मितव्ययी, निम्नलिखित मोहरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। इतिश्री होना मतलब समाप्त होना, समाप्त होना। टेढ़ी खीर होना मतलब कठिन होना। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। जैसे कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होय के वे के दास तुम्हारा, आये सुखा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। और या फिर इसका कर दो, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। तो ये तो है हमारा बादल उत्साह पाठ से, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस पाठ को लिखा है। और ये हमारे तुलसीदास जी वाले पाठ से है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। उसके बाद में आप यदि देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संदर्भ प्रसंग गद्यांश से। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का, या काशी संस्कृति की पाठशाला है। ठीक है, तो ये तो हमारा संस्कृति पाठ से है, बदंत आनंद कौशल्यान ने लिखा है। और ये हमारे नेताजी का चश्मा से है, स्वयं प्रकाश ने लिखा है। उसके बाद आप कर सकते हैं अनुच्छेद लिखना है समय का सदुपयोग पर। और यहाँ पर विज्ञापन किससे कहते हैं, विज्ञापन तैयार करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा जो क्वेश्चन है वो यहाँ रहेंगे। निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। बची हुई जिंदगी का एक टुकड़ा है मेरे पास, इसे मैं अंधेरे से छीन कर लाई हूँ। देर तो हो गई है, सन्नाटा कितना ही भयानक हो, उसमें भटकते स्मृतियों के पदचाप अपनी आहट से हमें जगा देते हैं। इसमें फूटेगी सुबह की किरणें मुस्कुराती कोपलों से। तो उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखना है। तो यहाँ पर जिंदगी का महत्व आपका क्या हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा। स्मृतियों की आहट से क्या अनुभव हुआ होता है, स्मृतियों भटकते हुए स्मृतियों के पदचाप अपनी आहट से हमें जगाते हैं। स्मृतियों की आहट से क्या अनुभव होता है, तो इससे यह अनुभव होता है कि हमें पुरानी बातें क्या होती है, याद आती है, और हमें वो क्या कर देती है, जागरूक बना देती है। उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखना है। अब इसका क्या लिखना है, हमें अर्थ लिखना है। आगे यहाँ पर आप देखेंगे ये अपठित गद्यांश है। तो यहाँ पर गद्यांश में भी आपको क्या करना है, इन तीन ही प्रश्नों का उत्तर इसी में से देना है। जैसे उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। वैदिक काल से हिमालय पहाड़ को बहुत पवित्र माना जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हिमालय के पहाड़, तो यहाँ पर हिमालय का महत्व हो जाएगा, हिमालय पर्वत का महत्व। किस काल से हिमालय को पवित्र माना जाता है, तो वैदिक काल से, ये आंसर हो जाएगा दूसरे का। उपर्युक्त गद्यांश का सारांश, इसका सारांश ये है, यहाँ पर हिमालय के महत्व का वर्णन किया गया है कि हिमालय जो है हमारा प्राचीन समय से लेकर आज तक हमारे सुरक्षा कवच बना हुआ है। हर प्रकार के विघ्न बाधाओं से यह हमें क्या करता है, बचाता है। इस प्रकार लिख सकते हो, इसमें से एक दो लाइन आप लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को क्या लिखना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है, शिकायती पत्र लिखना है। और यहाँ पर 23वें में एक निबंध लिखना है रूपरेखा के साथ। तो पर्यावरण प्रदूषण है, स्वच्छ भारत अभियान, जल ही जीवन है ना, इनमें से किसी एक विषय पर लिखना है रूपरेखा के साथ। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा, और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।